इस वीडियो में हम लैंडस्केप के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने एक जस्ट आउटलाइन ली है, मिडल आउटलाइन है। वो आउटलाइन हर लैंडस्केप में होती है। आप कौन सी भी लैंडस्केप बनाओ उसमें वो आउटलाइन होती ही है, जहाँ पर आसमान और जमीन मिलती है। ओके, जहाँ पर आसमान और जमीन मिलती है वहां पर ये एक लाइन होती है, उसे मिडल लाइन बोल सकते हो आप। वो दोनों को पार्टीशन, दोनों को अलग करने का काम करती है। अभी मैं जो तो ले रहा हूँ पेपर पे, जो भी कर रहा हूँ पेपर पे, वो मेरा बस एक रेफरेंस आउटलाइन है। वो मेरा फाइनल आउटलाइन नहीं है। रेफरेंस आउटलाइन यानी कि क्या, कि मुझे लगता है वहां पर वो हो सकता है। दैट्स कॉल्ड रेफरेंस आउटलाइन। रेफरेंस आउटलाइन मतलब ये नहीं कि मुझे पता है वहां पर हो सकता है, मुझे लगता है वहां पर हो सकता है। उसमें आगे जाके चेंजेस भी आ सकते हैं। ओके, आपको जो भी काम करना है आपके आर्ट वर्क के रिगार्डिंग, वो सारा का सारा काम आपको कैसे करना है, अंदाजे पे करना है। आपको मेजरमेंट लेके नहीं करना। लैंडस्केप में क्या होता है कि आप जो भी लैंडस्केप इमेजेस देखोगे, उसमें सारे के सारे जो वर्क है, सारे के सारे जो सारे के सारे जो कलर्स है, वो लगभग 80 से 90% कलर जो रहते, वो न्यूट्रल रहते। न्यूट्रल कलर क्या माने, पेस्टल कलर्स मतलब क्या कि उसमें ग्रे स्टोन, व्हाइट स्टोन थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, ब्लैक स्टोन थोड़ा सा ज्यादा होता है, ग्रे व्हाइट ब्लैक, ये जो कलर है, ये तीनों मिलाकर जितने आर्ट कलर बन सकते हैं वो ज्यादा होते हैं। उसके ऊपर डायरेक्ट कोई कलर नहीं होता। डायरेक्ट कलर माने कि डायरेक्ट येलो। आप सूरज देखो, बच्चों को सूरज बनाते हुए देखा आपने, तो बच्चे डायरेक्ट येलो अप्लाई करते हैं सूरज में। लेकिन हमें वो डायरेक्ट येलो अप्लाई नहीं करना है। ओके, अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट ब्राउन अप्लाई कर सकता था, लेकिन मैं येलो ऑकर अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि आर्ट वर्क का जो प्रोसेसर है वो डायरेक्ट नहीं होता है। आप डायरेक्ट आर्ट वर्क बनाओगे तो वो फ्लैट लगने लगता है। उस आर्ट वर्क में डेप्थ नहीं आती। उस आर्ट वर्क में क्या बोल सकते हो उसको, फील नहीं आता वो। आप जब डायरेक्ट आर्ट वर्क बनाओगे, तो ये आर्ट वर्क में डायरेक्ट नहीं बना रहा, ये आर्ट वर्क में कैसा बना रहा हो, स्लो 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 स्लो, एकदम मिनिमम कलर्स में, क्या बोल सकते हो उसको, लाइट्स कलर से लेकर डार्कर कलर तक, डायरेक्ट वाइब्रेंट कलर यूज ना करके मैं वो आर्ट वर्क बना रहा हूँ। और जो भी मैं डाल रहा हूँ आउटलाइन, या जो भी मैं डाल रहा हूँ कलर्स, वो मेरा फाइनल नहीं है। मैं उसमें करेक्शन ला रहा हूँ। मैं अंदाजा ले रहा हूँ मैंने जो कलर बनाया है, और मेरे को जो कलर दिख रहा है, वो पेपर पे भी वैसा ही दिख रहा है क्या। ऐसा क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड तुम्हारे कलर की वैल्यू बदल देती है। तुम्हारा पैलेट रहा ग्लास का, उसके नीचे तुमने पेपर रख दिया है और काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर तुम्हारा जो रेड है, उस रेड की वैल्यू बदल जाएंगी। ओके, और तुम्हारे पेपर के ऊपर उसकी वैल्यू बदल जाएंगे। अभी ये समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप हल्लू 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 देख देख कर काम करना चालू करोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ ऐसा भी होता है। मतलब वैल्यू जो होती है वो बैकग्राउंड के हिसाब से बदलती है। उसके बैकग्राउंड में कौन से कलर है, तो आपने मेरी आउटलाइन देखी, तो ये मेरी फाइनल आउटलाइन नहीं है। इसलिए ऐसा समझना नहीं कि मैं एक स्ट्रोक में फाइनल आउटलाइन डाल रहा है तो एक स्ट्रोक में फाइनल आउटलाइन पढ़नी चाहिए। या मेरा ब्रश कौन सा है, मटेरियल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप यही काम चारकोल में कर सकते हो, आप यही काम एक्रेलिक में कर सकते हो, सेम क्वालिटी का सेम काम ऑयल में कर सकते हो, आप सेम क्वालिटी का सेम काम वाटर में कर सकते हो। ओके, आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क को कैसा अप्रोच दे रहा है, उसके ऊपर डिपेंड रहता कि फाइनल आउटपुट कैसा निकलेगा। ओके, आर्टिस्ट ने अपने आर्ट वर्क को अच्छे से अप्रोच ही नहीं किया,
तो उसका फाइनल आउटपुट अच्छा कभी भी नहीं निकल सकता। इसलिए कभी भी आप जो कलर बना रहे हो या जो कलर पिक कर रहे हो, उसको आपको सोच समझ कर बनाना है और सोच समझ कर अप्लाई करना है। और कभी भी आर्ट वर्क में डायरेक्ट कलर कौन-सा भी अप्लाई नहीं करना। हाँ, जब आप एक थोड़ा-सा रियलिस्टिक या वैल्यू स्टडी कर रहे हो, मिनिमलिज़्म जैसे आर्ट वर्क में आप डायरेक्ट कलर अप्लाई कर सकते हो। उस आर्ट वर्क में क्या रहता है कि आपको जो चाहिए, आपको जो लगता है, आपको जो दिखता है, वही होता है। मतलब एक सन बना है और सन दिख रहा है, तो सन ही है। और वहाँ पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि वैल्यूज़ होना चाहिए, फ्लैट वर्क रहता है। मिनिमलिज़्म पेंटिंग आप कभी भी देखोगे, तो उसमें आपको पूरा का पूरा फ्लैट वर्क दिखेगा। आप जाकर गूगल चेक कर सकते हो कि मिनिमलिज़्म वर्क कैसा रहता है। ये ज़्यादातर के ऑफ़िसों में दिखाई देता है, प्लेन वर्क होता है, ओके? तो मिनिमलिज़्म में भी लैंडस्केप बनाए जाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाए जाते हैं, हर चीज़ बनाई जाती है। हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अभी देख रहे होंगे मैं कलर्स पिक नहीं कर रहा, मैं ग्रीन कलर पिक नहीं कर रहा, मैं ग्रीन वैल्यू पिक कर रहा हूँ, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में सोच कर, ओके? क्योंकि जो वैल्यू है, वो आपके आर्ट वर्क को ज़िंदा रखने की कोशिश करती है। वैल्यू है, वो अपने आर्ट वर्क को रियलिस्टिक लाने की कोशिश करती है। फंडामेंटल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल पार्ट है वैल्यू, सबसे मूल्यवान चीज़ जो भी फंडामेंटल में है वो वैल्यू। आपका रियलिस्टिक अप्रोच देना है तो, क्योंकि वैल्यू के बिना आपका आर्टवर्क कभी भी रियलिस्टिक नहीं लग सकता। तो अभी आप देख रहे होंगे मैं रास्ते पे स्ट्रेट स्ट्रोक ले रहा हूँ, सीधा स्ट्रोक ले रहा हूँ और पेड़ पे अलग तरीके से स्ट्रोक लिया मैंने। क्यों? क्योंकि पेड़ पे उस स्ट्रोक की ज़रूरत है, उस स्ट्रोक वो फ्लो में जाना चाहिए। इधर एक सीधे लाइन के फ्लो में जा रहा है, तो ये रास्ते का फ़ील मेरा जल्दी आएगा। उधर प ट्री का टेक्सचर थोड़ा खरदूरा-खरदूरा रहता है, तो मैं ऊपर थोड़ा खरदूला-खरदूला कलर मार दिया वैसा। लेकिन रास्ता सीधा रहता है, रास्ते पे एक जैसा कलर जाता रहता है। इसलिए मैंने रास्ते पे क्या किया, सीधा कलर मार रहा हूँ, सीधा लाइन्स खींच रहा हूँ। ओके, देख रहे हो? सीधा लाइन्स खींच रहा हूँ मैं। कोई मेरा ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, आधे-तेढ़े स्ट्रोक नहीं मार रहा। और सामने वाला पोर्शन बड़ा है और पीछे वाला पोर्शन छोटा है। ये पर्सपेक्टिव में आता है, ओके? आप देख रहे हो मैं हल्लू, पहले मेरे इमेज बहुत फ्लैट थी। अभी मैंने उसमें थोड़ी-सी वैल्यू डाली, अभी वो कुछ-कुछ पार्ट उसमें से उभर के आए। अभी इसमें मैं और थोड़ी-सी वैल्यू डालूँगा, वापस कुछ-कुछ पार्ट इसमें से उभर के आएँगे। वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मेरा आर्ट वर्क थोड़ा-सा बाहर फेंके जा रहा है, बाहर निकलते आ रहा है। बिना वैल्यूज़ का तुम्हारा आर्ट वर्क बाहर फेंकता नहीं। तो वैल्यूज़ की स्टडी करने के लिए आपको ग्रे स्केल को समझ के लेना ज़रूरी है। आपको जो भी आजू-बाजू कलर दिख रहे हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में कैसा दिखे, ये इमेजिन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो भी आपके आजू-बाजू में है, वो पूरा कलरफुल हो सकता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट कैसा दिखेगा, वो आर्टिस्ट को देखना आना चाहिए। आर्टिस्ट की नज़र वैसे तैयार होनी चाहिए। आर्टिस्ट घूम रहा है, आर्टिस्ट फिर रहा है, आर्टिस्ट चल रहा है, तो आर्टिस्ट की नज़रिया कैसा रहता है? एक बरगद का पेड़ किसी आम आदमी को देखे, तो आम आदमी क्या देखता है उसमें, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। लेकिन आर्टिस्ट क्या देखता है, इसका एंगल कैसा है, इसका प्रोपोर्शन कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसका कलर कौन-सा है, ये आर्टिस्ट का नज़रिया रहता है। तो आपको आपके नज़र को ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ इस तरीके का अप्रोच दे सकोगे। आपको आपके नज़र को ट्रेन करके लग साथ-साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आर्ट वर्क कुछ हद तक सही हो सकता है, ओके? ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि मैंने ये ट्यूटोरियल देख लिया या मैंने इसको समझ लिया तो मेरे को आर्ट वर्क आ गया। पढ़ाई करने में और पढ़ाई की हुई उसको अप्लाई करने में
बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। इसलिए आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, आप एक को जान रहे हो और आपके आर्ट वर्क में वो अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। तो आपको कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, आपको बाहर जाके आपके आर्ट वर्क को बाहर जाके बाहर की दुनिया में पेड़ है, पौधा है, एक आध बिल्डिंग है, एक आध ग्रास है, उस सबको ऑब्जर्वेशन में लेना है और बाद में ओके, याद करके घर आके उसका ड्राइंग बनाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मेमोरी है वो स्ट्रांग होगा। आपका जो कलर को अंडरस्टैंड करने की प्रोसीजर है, वो थोड़ी-सी मजबूत होंगी। इस चीज़ से मैंने वहाँ पर वो कलर देखा था, एग्ज़ैक्टली वैसा कलर मैं यहाँ पर मैं नहीं ला सकूँगा, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकूँगा एग्ज़ैक्ट कलर लाने की। क्योंकि जो भी कलर आपको दिखता है, उसको कोई भी आर्टिस्ट हो, इस दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट हो, वो एग्ज़ैक्ट कलर को कॉपी नहीं कर पा सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए तो आर्ट वर्क यूनिक रहता और डिफरेंट रहता कि एक ही कैनवास, एक ही पेपर, एक ही ब्रश, एक ही कलर और 10-12 आर्टिस्टों के बीच में बाँट दो, ओके? सेम मटेरियल 10-12 आर्टिस्टों के बीच में बाँट दो, फिर भी हर आर्टिस्ट का आर्ट वर्क अलग होगा और वो बना रहा उसका ऑब्जेक्ट सेम होगा। स्टिल लाइफ बनाने को दिया और 10-12 आर्टिस्टों को बैठाया, तो हर किसी का आर्ट वर्क अलग होगा। लेकिन वो एक ही रेफरेंस इमेज बनाकर आर्ट वर्क बना रहा है। इसका मतलब क्या? कि कोई भी आर्टिस्ट एग्जैक्ट सेम कलर की रिप्लिका अपने कागज पे नहीं ला सकता। तो ये जो भ्रम है कि मैं सेम टू सेम आर्ट वर्क निकालूँगा या सेम टू सेम आर्ट वर्क बनाऊँगा, ये दिमाग से निकाल कर आपको मैं इस आर्ट वर्क की तरह मेरे आर्ट वर्क में फ़ील लाऊँगा। मैं इस आर्ट वर्क की तरह मैं इस आर्ट वर्क मेरे पेंटिंग में या मेरे जो भी स्केच है उसमें फ़ील लाऊँगा। उसकी तरह मैं कलर्स अप्लाई करूँगा, उसकी तरह मैं वैल्यूज़ डालूँगा, उस आर्ट वर्क की तरह मैं क्या बोलते हैं उसको एंगल्स डालूँगा, प्रोपोर्शंस डालूँगा। अभी आपने शुरुआती स्टेज पे देखा रहेगा कि मैं रैंडम शेप्स ले रहा था, अभी वो शेप्स दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग पे किया, वो फंडामेंटल बेसिस पे आर्ट वर्क था, वो फंडामेंटल था कि मैंने एक अंदाज़ा लिया। आप जो देख रहे हो क्या बोलते हैं बादल, ये एक फंडामेंटल है, अभी जो दिख रहा है वो फंडामेंटल, वो एकदम बेसिक है, वो आना ज़रूरी है। उसके बाद आती है वैल्यू, पहले लाइन आती है, फिर शेप आता है, फिर फॉर्म आता है, फिर कलर्स, वैल्यूज़, टेक्सचर, स्पेस, ऐसा कर के सारे फंडामेंटल्स तुम्हारे आर्ट वर्क में तुम अप्लाई करोगे, तो तुम्हारा आर्ट वर्क क्यों नहीं ग्रोथ होगा? तो तुम्हारा आर्ट वर्क क्यों नहीं बढ़ेगा? तुम्हारे आर्ट वर्क में पर्सपेक्टिव ही नहीं है, तो तुम्हारा आर्ट वर्क क्यों फ्लैट नहीं लगेगा? फ्लैट ही लगेगा ना। तुम्हारे आर्ट वर्क में वैल्यू नहीं है, तो फ्लैट ही लगेगा। उसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से फ्लैट लगेगा। इसलिए कभी भी आपको जो भी आर्ट वर्क दिख रहा है, उसमें आपका जो रेफरेंस इमेज है, उसकी तरह फ़ील लाने की कोशिश करनी है। रियलिस्टिक अप्रोच करना ही नहीं है एज़ अ बिगिनर। मैं एकदम रियलिस्टिक बनाऊँगा ना, 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 ना। मुझे वहाँ पर पेड़ दिख रहा है, मैं मेरे पेपर पे उसी जगह पर, उसी एंगल से, उसी प्रोपोर्शन से, उसी पर्सपेक्टिव से, उतना ही दूर, उतना ही छोटा मेरे पेपर पे मैं पेड़ बनाऊँगा। ये माइंडसेट होना चाहिए। मुझे वहाँ पर पेड़ दिख रहा है और मैं एकदम हाइपर रियलिस्टिक मेरे कागज़ पे उतारूँगा। दिस इज़ रॉन्ग माइंडसेट। कला जो है, जो आर्ट वर्क होता है, वो पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम रहता है। आप आपके आर्ट वर्क को कैसे माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हो, रेफरेंस इमेज के रिगार्डिंग, ओके? एक ही जगह पर बहुत सारे आर्टिस्ट आउटडोर स्टडी को जाते हैं। फिर भी हर किसी का आर्ट वर्क अलग रहता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग रहता है। हर किसी का आर्ट वर्क को अप्रोच करने का तरीका अलग रहता है। तो
इसलिए कभी भी, मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप एक बिगिनर हो, तो डायरेक्टली टेक्सचर वर्क के ऊपर कोशिश नहीं करनी है हमें। हमें कोशिश करनी है बेसिक्स पे, वैल्यूज़ पे। वैल्यूज़ के बाद टेक्सचर आता है, वैल्यूज़ के पहला टेक्सचर नहीं आता है। अभी देख रहे होंगे मैं बादल में काम कर रहा। बादल में मैंने डायरेक्ट व्हाइट कलर नहीं अप्लाई किया है। वो थोड़ा-सा ग्रेइश ब्लूइश टोन है। लेकिन वो बैकग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आकर वो व्हाइट जैसा फ़ील दे रहा है। ओके? वो व्हाइट जैसा फ़ील दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि सॉरी, बैकग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आकर। ओके? तो अभी वो और थोड़ा करके मैं उसको न्यूट्रल करूँगा। ओके, मुझे लग रहा है हाँ, ये इतना मेरे को व्हाइट सही लग रहा है। मैं रखूँगा। मुझे लग रहा है ना, ये व्हाइट मेरे को डिस्टर्बिंग लग रहा है। मैं उसको हटा दूँगा। ओके? अभी बादल का मैं टेक्सचर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ज़ीरो ब्लेंडिंग। मैं बस कलर उठा रहा और ऐसा शेड बना रहा, वहाँ पर अप्लाई कर रहा और थोड़ा-सा घिस रहा, घिस भी नहीं रहा आप बोल सकते, थोड़ा-सा टच करके ऊपर-नीचे कर रहा। उस फ्लो में घुमा रहा ब्रश को, फ्लो। हाँ, आप आजू-बाजू में कोई भी चीज़ देखोगे, उस चीज़ का एक फ्लो रहता है। वो चीज़ एक डायरेक्शन में घूमी रहती है। आप एक तकिया देखोगे, आप एक घर में पर्दा लटका हुआ रहता है, तो एक फ्लो में नीचे की तरफ आ रहा रहता है। उसका एक फ्लो होता है, उस फ्लो में वो नीचे की तरफ उसके झुर्रियाँ नीचे की तरफ आ रहे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का फ्लो रहता है। उस फ्लो की स्टडी करना है। आपके मसल्स देखोगे, तो एक फ्लो में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे रहते हैं। गोल फ्लो होगा तो गोल। तो मैं वैसा ब्रश मेरा घुमा रहा हूँ, गोल तो गोल, अ, कर्व तो कर्व, स्ट्रेट तो स्ट्रेट, कॉर्नर तो कॉर्नर, मैं उस फ्लो में घुमा रहा हूँ। मैं ये अप्लाई नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं उसको, मैं एकदम छोटे-छोटे पॉइंट्स पे कलर लेके उसको अप्लाई नहीं कर रहा। मैं बड़े-बड़े पॉइंट्स पे कलर ले रहा हूँ, लेकिन उसको घुमा भी रहा हूँ फ्लो में। जैसे रास्ते को मैंने एक स्ट्रेट लाइन में खींचा, पेड़ को मैंने ऊबड़-धूबड़ टेक्सचर देके काम करने की कोशिश की और पेड़ लग भी रहा है। बादल भी लगभग बादल लग ही जाएँगे। लेकिन आप जो ये आर्ट वर्क देख रहे हो, इसका जो ये वाला पार्ट है, बादलों वाला पार्ट है, वो थोड़ा-सा और अलग दिखेगा बाकी वाले पार्ट से। और ड्राइंग में आपको 2 पार्ट में डिवाइडेशन देखने को मिलेगा और ये लैंडस्केप में ज़्यादातर आपको दिखाई देता है। 2 पार्टों में डिवाइडेशन। कभी वो ज़्यादा ऊपर होता है, कभी वो ज़्यादा नीचे होता है, लेकिन डिवाइडेशन होता है। और ये चीज़ कहाँ पर दिखाई देती है? आपको स्टिल लाइफ में भी 2 पार्ट में डिवाइडेशन दिखने को मिलता है। स्टिल लाइफ, जो आर्ट वर्क या जो ऑब्जेक्ट, जो आपका रेफरेंस इमेज है, रेफरेंस मॉडल है, वो आपने किस सरफेस पे रखा है, उस सरफेस का नीचे वाला पार्ट अलग रहता है, ऊपर वाला पार्ट अलग रहता है। ओके? ये बेसिक बेसिक बातें हैं, वो आपको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, वो आपके आर्ट वर्क में आप अप्लाई करोगे, उस हिसाब से वो आपको पता चलेंगे। ओके? कभी-कभी वो होता ही नहीं, आपका स्टिल लाइफ है, वो खिले से बाँध के लटका के रखा है। जैसे कि होता है कंदील हो गया, आकाश कंदील, तो उसके अंदर मिडल लाइन नहीं आएँगे। ऐसे अपवाद भी चीज़ें रहती है, लेकिन वो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। आप आपके आर्ट वर्क को कैसे अप्रोच देते हो, कैसे ऑब्जर्व करते हो, कैसे समझते हो, उसके ऊपर डिपेंड है सब। ओके? देखो, और स्पेस, इसमें भी नेगेटिव स्पेस आपको दिख रहा रहेगा, पॉजिटिव स्पेस आपको दिख रहा रहेगा। मैं एक ड्राइंग में सारी चीज़ें बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? कि ये चीज़ें बार-बार सुनाई दे और आप इसके ऊपर काम करो। समझ रहे हो? इसके ऊपर आप एक बार सुनोगे, इग्नोर मारोगे, दूसरी बार सुनोगे, इग्नोर मारोगे, तीसरी बार सुनोगे, इग्नोर मारोगे। लेकिन बार-बार सुनोगे तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं मार सकते। इसलिए बार-बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि
इसमें नेगेटिव स्पेस भी है, इसमें पॉजिटिव स्पेस भी है। अभी बादलों का एक फ़ील आना लगा है कि हाँ, ये बादल है करके, लेकिन ये मेरा फाइनल आउटपुट ये भी नहीं है। मैं इसमें भी वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है नहीं, 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 ये थोड़ा-सा डार्कर शेड है, मुझे इसमें थोड़ा-सा लाइटर शेड चाहिए। ये थोड़ा-सा लाइटर शेड है, मुझे इसमें थोड़ा-सा डार्कर शेड चाहिए। तो मैं उसको उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसको उस हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये मैं अभी भी बता रहा हूँ, रियलिस्टिक अप्रोच मैं कर ही नहीं रहा। रियलिस्टिक अप्रोच ऐसा होता भी नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच का तरीका अलग होता है, लेकिन इसी से शुरू होता है। ओके? इसी से ही शुरू होता है। आपको ब्लेंडिंग, आपको रियल टेक्सचर कैसा चाहिए, ये सब समझकर रियलिस्टिक अप्रोच देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सोच लिया मेरे को आज रियलिस्टिक पेंटिंग बनाना है, मैं 10 घंटे, 12 घंटे, 40 घंटे, 72 घंटे बैठकर एक हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग बनाऊँगा, तो नहीं हो सकता। क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल की नॉलेज होना ज़रूरी है। मैंने फंडामेंटल के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर वीडियो डाल के रखा है। आप देख लेना कि क्या होते हैं फंडामेंटल्स, क्या होते हैं प्रिंसिपल्स, और उसको आप आपके आर्ट वर्क में कैसे अप्लाई कर सकते हो। अभी इधर देख सकते हो, मैं स्पेस बताता हूँ। बादल के ऊपर का पार्ट जो एकदम ब्लू दिख रहा है आपको, वो नेगेटिव स्पेस है, और बादल वाला पार्ट वो पॉजिटिव स्पेस है। नेगेटिव स्पेस यानी क्या, कि वो पार्ट जो आपके आर्ट वर्क में आपको है, लेकिन उतना आप उसके ऊपर काम नहीं करते, या वो उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। बादलों को देखेंगे तो आप व्हाइट वाला पोर्शन ज़्यादा दिखोगे, आप ब्लू वाला पोर्शन कम दिखोगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ट्री ट्री वाला पोर्शन अलग देखोगे। ये जो है कंपोजिशन, कंपोजिशन का पार्ट भी, रूल ऑफ थर्ड भी अलग रहता है। वो है, तो ये आपको सब समझ के लेना ज़रूरी है। ओके? अभी कलर्स के बारे में पूछे तो आप देख ही रहे हो, मैं कलर्स को नहीं उठाकर वैल्यूज़ को उठा रहा हूँ और कलर्स में परिवर्तित कर रहा हूँ, कलर्स में बदल रहा हूँ उनको। उन वैल्यूज़ को कलर्स में बदल रहा हूँ। और शुरुआती तौर पे आपने मेरा लाइन्स देखा, लाइन जो रहती है, लाइन से शुरुआत होती है। उसके बाद शेप देखा, ओके? शेप मैंने बनाया था, एक ट्री का ट्रायंगल बनाया था, शेप बनाया था। रास्ते का एक बेसिक शेप बनाया था, वो शेप बताया। अभी मैं इस जो भी आर्ट वर्क है, इसे फॉर्म में कन्वर्ट किया है, 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ओके? अभी इसके ऊपर मैंने स्पेस अप्लाई किया है, इसके ऊपर मैंने टेक्सचर अप्लाई ज़रा भी नहीं किया। बस ये वैल्यूज़ के वजह से, वैल्यूज़ के वजह से ये जो आर्ट वर्क है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है। ये बस पावर ऑफ वैल्यूज़ है। इसलिए कभी भी आपको वैल्यूज़ को समझकर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हो, अभी मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, ये थोड़ा-सा लाइटर हो गया है, मेरे को थोड़ा-सा और डार्कर करना है, तो मैं उसको डार्क कर रहा हूँ। ये थोड़ा-सा लाइट हो रहा है, तो मैं उसको लाइट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कंपेयर कर रहा हूँ। मेरा जो रेफ़रेंस इमेज है वो, और मेरा जो मैं जो आर्ट वर्क बना रहा हूँ वो, और मैंने जो आर्ट वर्क में वैल्यूज़ डाली वो, और मेरे को जिधर वैल्यू अप्लाई करनी वो, उसको आपस में कंपेयर कर रहा हूँ हर चीज़ को, कि जो वैल्यू के बाजू में जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, वो उतनी डार्क वहाँ पर सही रहेंगी, या वो उतनी लाइट वहाँ पर सही रहेंगी। मैं ये सब अज़्यूम कर रहा हूँ, ये सब सोच रहा हूँ, फिर अप्लाई कर रहा हूँ। और आपको आर्ट वर्क बना बना रहे हो, तो खुद से बातें करना ज़रूरी है, कि मैं जो बना रहा हूँ वो सही है क्या? ये खुद सोचना ज़रूरी है। उ उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस और आपका डेवलपमेंट थोड़ा-सा रैपिडली होता है, कि हाँ, मैं ये जो देख रहा हूँ, हाँ, ये इधर से, हाँ, बराबर इधर से ही जाएगा क्या? ऐसा आप सोचोगे तो आपका जो काम करने का स्पीड भी बढ़ता है, और आपकी सोचने समझने की ताकत भी बढ़ती है, और आपका कलर्स के हिसाब से
पेपर कंपोजिशन के हिसाब से आपका माइंड सेट भी अच्छा हो जाता है। इसलिए आपको आपके आर्ट वर्क बनाते हुए थोड़ा सा बोलना है, जेने करके आपको आपके आर्ट वर्क में ज़्यादा ही ज़्यादा कुछ इमोशन डाल सको, आप उससे कनेक्ट हो सको, फिर आप हर एक पार्ट के बारे में बता सकते हो कि मैंने इधर ये कलर अप्लाई किया है, मैंने इधर ये पेंटिंग का कलर अप्लाई किया है, जेने करके मेरे को वो अच्छा लगे। समझ रहे हो? तो ऐसे ही काम करते रहना है और काम रुकना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेली बेसिस पे आप लैंडस्केप कर रहे हो, तो डेली बेसिस पे एक लैंडस्केप और लैंडस्केप की प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे एक पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस। अब जो भी आर्टिस्ट बन रहे हो, जो भी करना है आपको, शुरुआती तौर पे तो सब करना है। लैंडस्केप भी करना है, पोर्ट्रेट भी करना है, एब्स्ट्रैक्ट भी करना है, स्टिल लाइफ भी करना है, जो भी सब्जेक्ट मिल रहे, कंपोजिशन हो, जो भी, सब में हाथ मारना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा आर्ट वर्क अच्छा लगता है, और फिर उसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि जो मेरा आर्ट वर्क है वो थोड़ा सा बादल बादलों की तरह, तो बादल बादलों की तरह इफेक्ट थोड़ा सा इफेक्ट देने लगा। तो हम अभी थोड़ा सा ट्री में और थोड़ा सा ग्रीनरी पे काम करेंगे। मैं बस कलर पिक कर रहा हूँ और वैल्यू पिक करके वैल्यू को अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ब्लेंडिंग की है मैंने इसमें, ना मैंने कोई कुछ नहीं किया, बस कलर को उठाओ, एकदम आसान तरीका। कलर आपको जो दिख रहा है उसको बनाओ, आपने जो जगह डिसाइड की है उसके ऊपर उस कलर को अप्लाई कर दो। आपका आर्टवर्क क्यों नहीं बनता? नहीं बन रहा तो रिपीटेशन करो। एक बार नहीं बनेगा, दूसरी बार में बन जाएगा, दूसरी बार नहीं बना, तीसरी बार में बन जाएगा, तीसरी बार नहीं बना, चौथी बार में बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर। आपका जो आर्ट वर्क है वो बनना ही चाहिए। नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, आप घर से बाहर निकले नहीं हो, आपने कॉमन लोगों की तरह आर्ट वर्क को देखना छोड़ा नहीं है। कॉमन लोग आर्टवर्क में क्या देखते हैं भाई? क्या टेक्सचर, क्या हूबेहूब, क्या रियलिस्टिक पेंटिंग लग रहा है, ये कॉमन लोगों का नजरिया रहता। लेकिन आर्टिस्ट का नजरिया कैसा होना चाहिए कि इसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, ये एक आर्टिस्ट का नजरिया होना चाहिए। आर्टिस्ट का नजरिया कैसा होना चाहिए कि इसके वैल्यूज कितने मजबूत है। ओके, इस पेंटिंग में से मैंने कलर हटा भी दिए तो भी ये पेंटिंग उतनी ही अच्छी लगेंगी जितनी अब लग रही है। तो आप इस पेंटिंग को ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हो, फिर भी आपको वो ट्री लग रहा है, आपको वो बादल लग रहा है, आपको वो रास्ता लग रहा है, आपको थोड़ा सा ग्रासी इफेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जस्ट वैल्यूज, ओके, सिर्फ वैल्यूज की वजह से वो इफेक्ट आ रहा है। बिना वैल्यूज के तुम्हारा आर्ट वर्क अच्छा दिख ही नहीं सकता। अभी मैं फाइनल पेंटिंग भी दिखाऊंगा ब्लैक एंड व्हाइट में और कलरफुल में। आप कंपेयर करना कि वैल्यूज का इम्पोर्टेंस आपके आर्ट वर्क में कितना है, और आपको वैल्यूज के ऊपर कितना काम करना जरूरी है। ओके, तो वैल्यू को समझो, वैल्यू को अंडरस्टैंड करो, एजेस को समझो, एजेस को अंडरस्टैंड करो, फंडामेंटल समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, तुम्हारे आर्ट वर्क में अप्लाई करो। ओके, अभी ये जो ट्री है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स दे रहा हूँ। ओके, अभी ये जो ट्री का परछाई है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम करूंगा, और ट्री के बुंदे को ब्राउन कलर होता है, मैंने ग्रीन कलर मार दिया। मेरे को लगा सही है, वैल्यूज मेरे को जस्ट मैच करनी है, मेरे को और कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज उठानी है और वैल्यूज को मैच करनी है। ओके, कर दिया मैंने। उसमें से थोड़ा सा और डार्कर ग्रीन बने और उधर मैंने अप्लाई कर दिया। कोई बुंदा तुमने ग्रीन कलर का दिखाया नहीं, लेकिन मेरे को वो वैल्यू वहां पर एडजस्टेबल, मुझे वो वैल्यू वहां पर सही लगी, मैंने उठाई और मैंने अप्लाई कर दी। अभी मैं उस
पेड़ की छाया बना रहा हूँ, परछाई बना रहा हूँ। देख रहे हो, परछाई में बना रहा हूँ, तो मैं फ्लैट नहीं बना रहा हूँ, मैं तिरकी बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो दिखाना है कि वो जो पहाड़ है वो थोड़ा स्लोप है करके, वो मुझे वहां पर दिखाना है। इसलिए मैंने वैसा परछाई खींची। तो ये सब पार्ट आता है ऑब्जर्वेशन का। और आपको बस ऊपर ऊपर का नॉलेज हर कोई देगा, ऑब्जर्वेशन कोई बता नहीं सकता, ऑब्जर्वेशन आपको कोई समझा नहीं सकता, वो आपको खुद करना है कि कौन सा पार्ट है जो बैकग्राउंड में मर्ज हो रहा है, कौन सा पार्ट है जो एकदम हाईलाइट हो रहा है तुम्हारे आर्ट वर्क में। ये हमको समझ में आना चाहिए, ये हमको दिखना मांगता है। बैकग्राउंड में मर्ज होना का एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक ब्लैक कलर की गाड़ी लिए और रात को अंधेरे में खड़ी किए, तो उसके कुछ पार्ट ऐसे होंगे वो आपको विजिबल ही नहीं होंगे। दैट्स कॉल्ड गायब होना। तो अभी ये रहा कुछ मेरा फाइनल आउटपुट, ये मेरा आर्ट वर्क। अभी इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट करके भी दिखाता हूँ, फिर आप बताना कि आर्ट वर्क कैसा है।